बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आप जानते हैं कि आपको इससे पहले 3 अस्बाक PDF फ़ाइल की सूरत में भेजे जा चुके हैं और उनकी वीडियोज़ भी अपलोड हो चुकी हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप साथ साथ में उसकी तैयारी कर रहे होंगे। बेहतर है कि इस वक्त को आप इस्तेमाल में लेकर आएँ और इसका मुनासिब इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी वीडियो को एक ही मर्तबा में देख लें और उसको पढ़ने की कोशिश करें। आप अपने काम के पार्ट्स बना सकते हैं, यानी उनको मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप कहते हैं अल्फाज मायनी, और चंद सवाल आप एक दिन में याद कर लें और बाकी काम आप दोबारा याद कर लें। इस तरह आपके लिए आसानी भी होगी, और जब काम आपको याद हो जाएगा तो आप अपनी वालदा को और अपनी सिस्टर को सुना सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। ओके बेटा जी। अब जिससे हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि है सबक नंबर 7। कौन सा सबक शुरू हो रहा है? सबक नंबर 7। आए पाकिस्तान की सैर करें। आए पाकिस्तान की सैर करें। अब देखें बेटा, इस चैप्टर में पूरे पाकिस्तान के बारे में बात की गई है। पूरे पाकिस्तान में, यानी अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ सूबे आ जाते हैं। उसमें सिर्फ लाहौर नहीं आता, फैसलाबाद नहीं आता, सरगोदा नहीं आता, मुल्तान नहीं आता, यानी पूरे पंजाब, पूरा पूरा पाकिस्तान। सिर्फ पंजाब की बात नहीं हो रही, सिर्फ सिंध की बात नहीं हो रही, या बलूचिस्तान की बात नहीं हो रही, बल्कि पूरे पाकिस्तान के बारे बात की जा रही है, जो हमने इस सबक में पढ़ना है। सबसे पहले तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 34 खोलें, पेज नंबर 34। यस, खोल लिया? शाबाश। अब बेटा आपने मेरे साथ साथ समझना है, ताकि आपको सबक के बारे पता चल जाए कि इसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक है? ओके जी। अब इस सबक में बताया जा रहा है कि हमारा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर उभरा, यानी एक अलग वतन का रुतबा मिला, एक अलग वतन की हैसियत से पूरी दुनिया में एक नाम पैदा हुआ हमारे मुल्क का। और हमारे मुल्क में क्या है? बहुत से कुदरती वसाइल हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला की ख़ास अनायतें हैं हमारे ऊपर, जैसे कि फसलें हैं, फल हैं, फलों के दरख्त हैं। ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो कि हमारे मुल्क में मौजूद हैं। और बहुत से ऐसे वसाइल, यानी खाने पीने की अशिया यहाँ पर जो है वो काश्त की जाती हैं, जो कि जिनसे हमारी ज़रूरियात भी पूरी होती हैं और फिर दूसरे ममालिक को भी बेची जाती हैं और ज़र मुबादला कमाया जाता है। अब हमारे मुल्क में बेटा बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर सोना उगलती ज़मीन है, जो कि फसलें पैदा कर रही हैं। सोना उगलती से मुराद है कि ऐसी ज़मीन जो कि बहुत ज़रख़ेज़ है। सोना उगलती से मुराद ये नहीं है कि वहाँ से सोना निकलता है, इससे मुराद ये है कि वहाँ पर वो बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है और वहाँ पर बहुत अच्छी फसलें काश्त होती हैं, और जिनसे ज़्यादा हमें पैसे मिलते हैं, और जिससे किसान की ज़रूरियात भी पूरी हो जाती हैं और हमारी ज़रूरियात भी पूरी होती हैं। तो सोना उगलती से मुराद ऐसी ज़मीन जो बहुत ज़रख़ेज़ होती है और जहाँ पर फसलें बहुत अच्छी काश्त होती हैं। हमारे मुल्क में कुछ जायका फलों के बागात भी हैं, यानी ऐसे बागात हैं जहाँ पर फल जो हैं वो वाफ़ी मिक़दार में लगते हैं।
उसके अलावा हमारे मुल्क में क्या है, दरिया हैं जो कि हमारे खेतों को सैराब करते हैं। अब देखें, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पाकिस्तान का बताया गया है कि हमारे मुल्क में क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे मुल्क में कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हमारे मुल्क में सोना उगलती ज़मीन है, यानी सरसब्ज़ शादाब ज़मीन है। उसके अलावा खुश जायका फलों के बागात हैं। उसके अलावा क्या है, यहाँ पर दरिया हैं जो कि खेतों को सैराब कर रहे हैं। उसके अलावा और यहाँ पे क्या मौजूद है, फलक बोस पहाड़ियाँ। फलक कहते हैं आसमान को, और फलक बोस यानी आसमान से बातें करती हैं, बहुत ऊंची। यहाँ पर ये नहीं कि वो आसमान के करीब हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत ऊंची पहाड़ियाँ भी हमारे मुल्क में मौजूद हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आबशारें हैं, यानी समुंदर। आप ये सॉरी बेटा, अगर आप देखते हैं कि पहाड़ के ऊपर से जो पानी गिर रहा है तो वो कितनी खूबसूरत लगता है कि वो पहाड़ों के दरमियान से अपना रास्ता बनाता हुआ वो गुज़र रहा है, तो उसको आबशार कहा जाता है। तो यहाँ पर आबशारें भी हैं जो कि हमारे मुल्क के हुस्न को चार चांद लगाती हैं, यानी हमारे मुल्क की खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं। उसके अलावा हमारे मुल्क में समुंदर भी है। हमारी ज़मीन जो है, यानी पाकिस्तान की सरज़मीन जो है, वो कितने सूबों पर मुश्तमिल है, 4 सूबों पर। यानी एक और सूबा बन चुका है, लेकिन जो हमारे शुरू से सूबे आ रहे हैं वो कितने हैं, 4 हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं, कुदरती वसाइल हैं और बहुत सी ऐसी अल्लाह ताला की नेमतें हैं जिनको देखकर हम बेसाख्ता अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करते हैं। अब इन 4 सूबों में कौन कौन से सूबे शामिल हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। ठीक है, कौन कौन से सूबे हैं, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। ठीक है, और हर सूबा क्या कर रहा है, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना अहम किरदार अदा कर रहा है। यानी हर सूबे का ये मकसद है कि हम अपने सूबे को, यानी वहाँ पे जो वज़ीर है, जो सदर है और वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, वो भी कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने सूबे को इतना खुशहाल बना लें कि हमारे मुल्क पर फ़ख्र किया जाए कि पाकिस्तान का ये सूबा जो है वो बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पर बेटा 1 बाय 1 यानी एक के बाद एक मुख्तलिफ सूबों के बारे बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, आप देख सकते हैं, बलूचिस्तान के बारे में। अब बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। रकबा कहते हैं बेटा जगह के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से, कि बलूचिस्तान बहुत बड़ा है, यानी वहाँ पर आबादी ज़्यादा नहीं है लेकिन ज़मीन बहुत ज़्यादा है, जगह बहुत ज़्यादा है। तो रकबे के लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। और इसका दारुल हुकूमत क्या है, कोयटा। इसका दारुल हुकूमत क्या है, कोयटा। इस सूबे की आबादी गुंजान नहीं, यानी ज़्यादा आबादी नहीं। गुंजान का मतलब है ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा आबादी होना। तो यहाँ पर बलूचिस्तान का जो सूबा है वहाँ पर आबादी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ ज़मीन बहुत ज़्यादा है, जगह बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर फसलें भी काश्त हो रही हैं, बागात भी हैं, बहुत कुछ वहाँ पर मौजूद है। तकरीबन वहाँ पर कितने, उस सूबे में कितने लोग आबाद हैं, 70 लाख। कितने लोग आबाद हैं, 70 लाख, 70 लाख। ठीक है। बलूचिस्तान की सरहदें पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। यानी आप बेटा ये देख लें कि जो भी सूबा है वो एक दूसरे सूबे के साथ मिल रहा है, वो फिर तीसरे सूबे के साथ मिल रहा है, फिर चौथे से, यानी ये आपस में मिल रहे हैं सारे सूबे। तो बलूचिस्तान सूबा जो है वो भी पाकिस्तान के बाकी जो 3 सूबे हैं उनके साथ उसकी सरहद मिल रही है। यहाँ पर जो ज़ुबानें बोली जाती हैं उनमें कौन सी ज़ुबानें शामिल हैं, बलोची, ब्राह्वी और पश्तो। कौन कौन सी ज़ुबानें हैं, बलोची, ब्राह्वी और पश्तो। ठीक है। लेकिन कुछ हिस्सों में सिंधी भी बोली जाती है, यानी कुछ लोग ऐसे भी वहाँ पर रहते हैं जो सिंधी ज़ुबान बोलते हैं। समझ आ गया बेटा जी। अब अपनी किताब का सफ़ा नंबर 35
किताब का सफ़ा नंबर 35 यानी पेज नंबर 35 खोलेंगे जी। अब उन्होंने मज़ीद बताया है बलूचिस्तान के बारे में कि यहाँ पर ज़्यादातर रकबा बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है, यानी वहाँ पर ज़्यादातर पहाड़ मौजूद हैं। खूब सर्दी पड़ती है सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में भी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है, यानी बहुत गर्मी हो जाती है। और बलूचिस्तान के मुकाम पर ही एक इलाका है जिसे सिब्बी कहा जाता है। आप देखें, जैसे ही आप सिब्बी का लफ्ज़ बोलेंगे तो आपके जहन में आ जाएगा कि ये तो वो मुकाम है जहाँ पर बहुत गर्मी बढ़ती है जी। तो सिब्बी का मुकाम ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और 26 मई 2010 कौन सा महीना है और कौन सा साल है? 26 मई 2010 को सिब्बी के मुकाम पर ऐसी गर्मी पड़ी थी कि अल अमानुल हफ़ीज़, अल अमानुल हफ़ीज़ का मतलब है अल्लाह की पनाह, कि अल्लाह ताला हमें अपनी पनाह में रखे और अपनी हिफाजत में रखे, कि वहाँ पर इतनी गर्मी पड़ी थी कि लोगों की बर्दाश्त से बाहर थी, कि उसने अगले पिछले रिकॉर्ड सब तोड़ दिए थे कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी वहाँ पर। और वहाँ पे क्या दर्जा हरारत था? 53 डिग्री सेंटीग्रेड, 53 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 53 डिग्री। कितना था? 53 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ का दर्जा हरारत था। और वहाँ पे चूँकि पहाड़ी इलाका है बलूचिस्तान, तो वहाँ पर ज़लज़ले भी आते रहते हैं, क्योंकि बेटा आपने मुआशरती उलूम में पढ़ा होगा कि ज़लज़ले किस तरह से आते हैं कि पहाड़ों के अंदर लावा बनता है, और जब वो लावा बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो पहाड़ को फाड़ के बाहर निकल आता है तो ज़लज़ले आते हैं। जानते हैं ना बेटा, आपने यकीनन पढ़ा होगा। तो पहाड़ी इलाके की वजह से वहाँ पर ज़लज़ले भी आते हैं। यहाँ तक कि 1935 यानी 1935 में एक शदीद ज़लज़ला आया था, जिसने पूरा कोयटा शहर जो है उसको मलिया मेट कर दिया था, यानी तबाह बर्बाद कर दिया था। कोयटा शहर बिल्कुल ख़त्म हो गया था, इतना शदीद ज़लज़ला आया था। समझ आ गए बेटा? उसके बाद अगर हम सरज़मीन की बात करें बलूचिस्तान के, तो वहाँ पर फलों की पैदावार बहुत ज़्यादा है, कि सबसे ज़्यादा फलों की पैदावार बलूचिस्तान की सरज़मीन पर होती है। और तकरीबन 90% अंगूर बलूचिस्तान में पैदा होता है। चेरी और बादाम वाफ़िर मिक़दार में पाए जाते हैं। उसके अलावा मज़ीद कौन से फल वहाँ पर जो हैं वो पैदा होते हैं? खुबानी, आड़ू, अनार, सेब और खजूर। कौन कौन से हैं? खुबानी, आड़ू, अनार, सेब और खजूर। ठीक है बेटा? उसके अलावा मादनी वसाइल भी बहुत ज़्यादा सूबा बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। सुई के मुकाम पर कुदरती गैस भी निकलती है, यानी कुदरती गैस के ज़खायर भी बलूचिस्तान सूबे में हैं। और अभी हाल ही में गवादर के मुकाम पर एक बंदरगाह भी तामीर की गई है। ठीक है बेटा? और इस सूबे को क्या एजाज़ हासिल है कि यहाँ पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। इस सूबे का एक मुकाम है सेहत अफ़ज़ा मुकाम ज़ियारत। इस सूबे का सेहत अफ़ज़ा मुकाम है ज़ियारत, जहाँ पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। समझ आ गया बेटा? अब हम थोड़ा सा लिबास के बारे में बात करेंगे कि बलूचिस्तान का लिबास कैसा है। देखें, हर सूबे का एक ख़ास लिबास होता है, एक ख़ास रस्म व रिवाज होते हैं। तो यहाँ पर उसके अब हम लिबास बारे पढ़ेंगे। बलूचिस्तान में पगड़ी लिबास का अहम हिस्सा है, यानी सर पर पगड़ी होना ज़रूरी है। उसके अलावा घुटनों तक लंबे कुर्ते और घेरदार शलवारें, यानी ज़्यादा घेरे वाली,
ज़्यादा चुनट वाली शलवारें जो हैं वो पहनने का रवाज है। बलोची ख़वातीन ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं। अब वो ख़ास लिबास कैसा है कि उनकी कमीज़ के आगे एक लंबी सी जेब लगी होती है और आम तौर पर उनकी कमीज़ पर कढ़ाई होती है। और कढ़ाई में किस चीज़ का ज़्यादा काम किया जाता है? शीशे का, यानी शीशे का काम कढ़ाई के साथ किया जाता है। उसके अलावा वहाँ पर रहने वाली औरतें बड़ी सी चादर भी इस्तेमाल करती हैं। समझ आ गए बेटा? ये देखें, जब हम इसके बलूचिस्तान के बारे पढ़ रहे हैं तो आप देखें, जब हम पढ़ रहे हैं और आप तवज्जो से पढ़ रहे हैं तो आपको फ़ौरन जो है एक खाका सा आपके जहन में बन जाएगा कि किस तरह से बात की जा रही है और ऐसा लगता है जैसे कि हम वहीं पर मौजूद हैं। ठीक है बेटा, ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन या थोड़ी सी तारीफ़ आप कह सकते हैं, या थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं, मालूमात कह सकते हैं बलूचिस्तान के बारे में। अब हम अपने दूसरे सूबे की तरफ आ जाते हैं जो कि है पंजाब। दूसरा सूबा हमारा क्या है? पंजाब। और हम कहाँ रहते हैं? जी, आपके जहन में फ़ौरन आ गया कि हम भी पंजाब में रहते हैं। तो अब हम पंजाब बारे पढ़ेंगे। पंजाब दो लफ्ज़ों पंच और आब, कौन कौन से लफ्ज़ है? पंच और आब से मिलकर बना है। पंच कहते हैं पाँच को, पंच किसे कहते हैं? पाँच को। और आब कहते हैं पानी को। अब हमारे सूबे में जो हैं वो 5 दरिया पाए जाते हैं। कौन कौन से? आप जानते हैं, रावी, जी, सिंध, जेहलम, चनाब और सतलुज। ठीक है, ये दरिया हमारे सूबे में पाए जाते हैं, इसलिए हमारे सूबे को पंजाब कहा जाता है, यानी 5 दरियाओं की सरजमीन। क्या कहा जाता है? 5 दरियाओं की सरजमीन। पंच के मायने हैं 5 और आब के मायने हैं पानी, यानी 5 दरियाओं की सरजमीन सूबा पंजाब को कहा जाता है। और इस सूबे की सरहद भी बाकी 3 सूबों से मिलती है। अब पंजाब का दारुल हुकूमत क्या है? लाहौर। जी, जहाँ हम रहते हैं, ये हमारा शहर लाहौर जो है वो पंजाब का दारुल हुकूमत है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे पाकिस्तान का दिल भी कहा जाता है। और ये शहर सदियों से इल्म सकाफ़त का मरकज़ रहा है, यानी यहाँ पर इल्म जो है वो वाफिर मिक़दार में मौजूद है और सकाफ़त के बारे भी बात की जाती है। मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला और बहावलपुर, ये तमाम शहर जो हैं वो पंजाब के बड़े बड़े शहर हैं। अब कुछ शहरों के बारे बताया गया है कि वो किस वजह से मशहूर हैं। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मानचेस्टर कहा गया है। क्या कहा गया है? पाकिस्तान का मानचेस्टर। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर कपड़ा बनाने की सनत है, कपड़े की मिलें हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, वाफिर तादाद में जो है वो कपड़े की मिलें यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसे क्या कहा गया है? पाकिस्तान का मानचेस्टर कहा गया है। उसके बाद खेलों के सामान और आलाते जराही बनाने में सियालकोट का कोई सानी नहीं, यानी हमारे खेलों का सामान और आलाते जराही, यानी जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं आलात, वो कहाँ बनते हैं? सियालकोट शहर में बनते हैं। उसके अलावा इसकी सियालकोट शहर की क्या खासियत है कि हमारे अजीम फ़लसफ़ी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी इसी शहर में पैदा हुए थे। ठीक है, उसके बाद आ जाए वज़ीराबाद पर कि वज़ीराबाद किस वजह से मशहूर है? आला किस्म के चाकू, छुरियाँ वगैरह, यानी वज़ीराबाद में चाकू और छुरियाँ वाफिर मिक़दार में बनाई जाती हैं और आला किस्म की। उसके बाद गुजरात की पहचान उम्दा किस्म के फ़र्नीचर के साथ पंखा साजी की सनत से भी है, यानी
गुजरात में उम्दा किस्म के फर्नीचर बनते हैं और उसके साथ पंखा साजी की सनत भी है वहाँ पर कि पंखे बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है गुजरांवाला में बिजली से चलने वाली अशिया, इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स जो होती हैं हमारी बिजली से चलने वाली चीज़ें, मसलन वॉशिंग मशीनें, पंखे, रूम कूलर और हीटर बनते हैं। क्या क्या चीज़ें बनती हैं गुजरांवाला में? वॉशिंग मशीन, पंखे, रूम कूलर और हीटर। उसके बाद चिन्योट की बात आ जाती है कि चिन्योट में फर्नीचर जो बनता है वो अपनी मिसाल आप है। चिन्योट का फर्नीचर अपनी मिसाल आप है। तो ये हमारे मुल्क, हमारे सूबे के चंद ऐसे शहर हैं, ख़ास शहर आप कह सकते हैं, जहाँ जो हमारे सूबे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उसके बाद पंजाब की ज़मीन बारे बात कर लेते हैं कि पंजाब की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है। यहाँ पर बेहतरीन नहरी निज़ाम भी है और ज़मीन की ज़रखेज़ी की वजह से यहाँ पर फसलें खूब उगती हैं। अब यहाँ की मशहूर फसलें कौन सी हैं? पंजाब की मशहूर फसलें कौन सी हैं? गंदम, कपास, गन्ना और चावल। कौन कौन सी हैं? गंदम, कपास, गन्ना और चावल। ये पंजाब की मशहूर फसलें हैं। उसके बाद छांगा मांगा का जंगल आपने सुना होगा, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे इस जंगल में गए भी हों। छांगा मांगा का जंगल अपनी नौइयत के लिहाज से दुनिया में इनफरादियत रखता है, यानी एक ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि ये एक तो बहुत बड़ा है, ठीक है। उसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो खुद उगाया गया है, यानी कुछ जंगलात ऐसे हैं जो कुदरती तौर पर वहाँ पर दरख्त बेतहाशा पाए जाते हैं तो वो जंगल बन जाता है, लेकिन ये एक ऐसा जंगल है जहाँ पर खुद दरख्त लगाए गए हैं, खुद वहाँ पर दरख्त उगाए गए हैं, उनकी देखभाल की गई है, उन्हें पानी दिया गया है, उन पर तवज्जो दी गई है और उसको एक जंगल की शक्ल बनाई गई है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो कि खुद उगाया गया है। और ये कितना बड़ा है? ये 12,510 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। कितना है? 12,510 एकड़ रकबा, ठीक है। उसके बाद चोलिस्तान के रेगिस्तान, ये भी सूबा पंजाब में पाए जाते हैं। उसके बाद ख्योड़ा के मुकाम पर दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान भी हमारे सूबे में पाई जाती है। कोयले के भी वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा पंजाब में साहिवाल के करीब हड़प्पा से मिलने वाले आसार कदीमा भी हमारे सूबे में पाए जाते हैं, ठीक है। समझ आ गया बेटा? ये था पंजाब बारे थोड़ी सी मालूमात मैंने आपको फ्राहम की और आपने ख़ुद भी पढ़ी हैं। अब हम थोड़ा सा सिंध बारे पढ़ेंगे। हमारा जो सूबा सिंध है, जिसको मेहरान के नाम से भी पुकारा जाता है, सिंध को मेहरान के नाम से भी पुकारा जाता है। सिंध का लफ्ज़ सिंधु, सिंधु से निकला है और ये संस्कृत लफ्ज़ है। संस्कृत, संस्कृत में सिंधु दरिया को कहते हैं, यानी एक दरिया को संस्कृत ज़ुबान में सिंधु कहा जाता है, जिससे सिंध का लफ्ज़ निकला है और उस दरियाए सिंध की वजह से इसका नाम सिंध रखा गया है। अब सूबा सिंध का दारुल हुकूमत कौन सा है? कराची। कौन सा दारुल हुकूमत है? कराची। और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, यानी अगर हम शहरों को देखें पूरे पाकिस्तान में, तो कराची शहर पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर है। इसे रोशनियों का शहर भी कहा जाता है। पाकिस्तान की सबसे पहली बंदरगाह भी कराची में मौजूद है। और जो सबसे अहमियत की बात है वो ये कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ भी
कराची से था, यानी वो कराची में पैदा हुए, वहीं उन्होंने तालीम हासिल की, वहीं पर फिर उन्होंने जो है अपने वकालत का काम भी किया, सब कुछ किया। और सबसे मज़ीद अहमियत की बात जो है वो क्या है कि उनका मज़ार भी कराची में है, यानी उनको जो दफनाया गया है वो भी कहाँ दफनाया गया है, कराची में। जी, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में राजा दाहिर को शिकस्त दी और सिंध को फतह किया। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर गैर मुसलमानों की एक कसीर तादाद हल्का बगोशे इस्लाम हो गई। यानी अब ये शुरू का बताया गया है बिल्कुल सिंध के बारे कि पहले यहाँ पर किसकी हुकूमत थी, राजा दाहिर की हुकूमत थी। तो सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त दी और सिंध को फतह किया। और फिर वो इतने अच्छे तरीके से लोगों से बात करता था, उसका इखलाक इतना अच्छा था कि उसके हुस्न सलूक से मुतासिर होकर बहुत से गैर मुस्लिम, यानी जो मुसलमान नहीं थे, वो हल्का बगोशे इस्लाम हो गए, यानी उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम के हलके में आ गए। ठीक है, लेकिन अभी भी सिंध में काफ़ी ज़्यादा तादाद हिंदुओं की है, यानी सिंध में हिंदू कौम भी काफ़ी तादाद में मौजूद है। सिंध की आबादी का तकरीबन 7.5% यानी 7% जो है वो हिंदू आबादी वहाँ पर रहती है। सिंध में ज़्यादातर जो ज़ुबान बोली जाती है वो कौन सी है, सिंधी। कौन सी है, सिंधी। और उसके अलावा मोइंजोदाड़ो से मिलने वाले आसार कदीमा के असरात भी हमें वादिय सिंध में मिलते हैं। ठीक है बेटा। उसके अलावा बताया गया है सिंध बारे कि ठट्ठा का कदीम तारीख़ी शहर इसी सूबे में है। यहाँ की जामे मस्जिद और मंछर झील बहुत मशहूर है और मकली का कब्रिस्तान भी दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में शुमार होता है जो वहाँ पर मशहूर है। ठीक है बेटा। उसके बाद बताया गया है सूबा सिंध बारे कि इसका रकबा बंजर और गैर आबाद है, यानी ज़्यादातर वहाँ पर ज़मीन जो है वो बंजर है, काश्त के काबिल भी नहीं है। बंजर कहते हैं ऐसी ज़मीन जो जहाँ पर काश्त नहीं की जा सकती, जहाँ पर फसलें नहीं उगाई जा सकती, लेकिन वो आबाद भी नहीं है, यानी वहाँ पर घर भी नहीं बने हुए, गैर आबाद है। आबपाशी के लिए पानी वहाँ मौजूद हैं, फसलें भी होती हैं। अब वहाँ पर कौन कौन से बागात पाए जाते हैं, आम, खजूर और केला। कौन कौन से बागात हैं, आम, खजूर और केला। ठीक है बेटा। उसके बाद बताया है कि सिंध के लोग भेड़, बकरियां और ऊंट पालते हैं, यानी वहाँ के ज़्यादातर लोगों का जो काम है वो क्या है, भेड़ बकरियां पालना और ऊंट पालना। और वहाँ पर कितने लोग आबाद हैं, तकरीबन 3.5 करोड़। कितने हैं, 3.5 करोड़ आबादी जो है वो सूबा सिंध में पाई जाती है। यहाँ की सिंधी टोपी और अजरक ख़ास तौर पर मशहूर है। अजरक बेटा एक चादर को कहते हैं, एक ख़ास डिज़ाइन की, एक सिंध की एक ख़ास अपनी पहचान है। उस पहचान के हवाले से एक चादर बनाई जाती है जिसे अजरक कहा जाता है। तो सिंधी टोपी और अजरक ख़ास तौर पर मशहूर है। और जो वहाँ के मशहूर शहर हैं उनमें हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास और लाड़काना। कौन कौन से शहर हैं, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास और लाड़काना। समझ आ गए बेटा सिंध बारे। ये हमने सिंध बारे पढ़ा है। अब हम अपने आखिरी जो है वो सूबे के बारे पढ़ेंगे जिसका नाम है खैबर पख्तूनख्वा। क्या नाम है, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था, यानी पहले उसे क्या कहा जाता था, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, लेकिन अब उसे क्या कहा जाता है, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है। और वहाँ का दारुल हुकूमत क्या है, पिशावर। क्या है, पिशावर। मर्दान, डेरा इस्माइल ख़ान,
एबटाबाद, हरीपुर और बन्नू इस सूबे के मशहूर शहर हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा के मशहूर शहर कौन से हैं? मर्दान, डेरा इस्माइल खान, एबटाबाद, हरीपुर और बन्नू। और वहाँ पर कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? पश्तो। कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? पश्तो। लेकिन कुछ मशरक़ी हिस्से हैं जैसे कि हज़ारा डिवीज़न, ख़ास तौर पर एबटाबाद, मानसहरा और हरीपुर, यहाँ पर हिंद को बोली जाती है। हिंद को, ये भी एक बोली का नाम है, एक ज़ुबान का नाम है कि वहाँ पर हिंद को बोली जाती है। दर्रा खैबर, ये भी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। अफ़गानिस्तान जाने के लिए जिस पहाड़ी दर्रे से गुज़रना पड़ता है उसकी लंबाई 53 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 53 किलोमीटर, 53 किलोमीटर। और वहाँ पर कुदरती नज़ारे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। यानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती नज़ारे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। सवात और कागान की वादियाँ ये भी उस सूबे में मौजूद हैं कि जब आप उनके फितरी हुस्न को देखते हैं तो आप हैरान होकर रह जाते हैं। उसके अलावा झील सैफुल मलूक ये भी उसी सूबे में मौजूद है कि वो इतनी हसीन और दिलकश है कि इंसान उसको देखकर खौस जाता है, हैरत का शिकार हो जाता है कि वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। दुनिया भर से सयाह उन इलाकों की सैर के लिए आते हैं। उसके अलावा सवात की वादी वो इस कदर खूबसूरत है, इस कदर दिल फरेब है कि उसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत जफ़ाकश हैं, यानी बहुत मेहनती हैं। उनकी पूरे सूबे में शोहरत उनकी मेहनत और उनकी मेहमान नवाजी की वजह से है। और वहाँ की अहम फसलें कौन सी हैं? गंदम, मकई और तंबाकू। कौन कौन सी फसलें हैं? गंदम, मकई और तंबाकू। समझ आ गया बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें हमारे सूबे बारे बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका है। आप जानते हैं बेटा कि आपको ये काम PDF फ़ाइल की सूरत में भेजा जा चुका है, लेकिन अगर आपको मुश्किल पेश आएगी तो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 146 और 147, सफ़ा नंबर 146 और 147 अल्फाज मायनी के लिए देख सकते हैं। आपके अल्फाज मायनी वहाँ पर मौजूद हैं। अब हम एक नज़र अपने सवालात पर डालेंगे। सबसे पहला सवाल है, सोना उगलती ज़मीन से क्या मुराद है? क्या मुराद है सोना उगलती ज़मीन से? यानी बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन, ऐसी ज़मीन जिसमें उम्दा किस्म की फसलें पैदा होती हैं। ठीक है, ये मैंने अभी आपको रीडिंग में भी समझाया है कि ऐसी ज़मीन जो बहुत ज़रख़ेज़ हो और वहाँ पर बहुत फसलें उगाई जा सकें, उसे हम सोना उगलती ज़मीन कहते हैं। सवाल नंबर 2 है आपका, पाकिस्तान का कौन सा सूबा रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है? अभी हमने पढ़ा है जी, बलूचिस्तान। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? बलूचिस्तान। वेरी गुड। सवाल नंबर 3 है, सुई गैस को ये नाम क्यों दिया गया है? यानी जो हमारे घरों में गैस इस्तेमाल होती है, जिस पर अम्मी खाना बनाती हैं और हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पर बनाते हैं, तो ये सुई गैस को सुई गैस का नाम क्यों दिया गया है? हम इसे कोई और नाम भी दे सकते थे, तो इसको देने की क्या वजह है? क्योंकि बलूचिस्तान में सुई के मुकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई है। यहाँ गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। चूँकि उस शहर का नाम सुई है, तो उस शहर की मुनासबत से उस गैस का नाम सुई गैस रखा गया है। यानी ये जो सुई गैस है, ये कहाँ से दरियाफ्त हुई है? सुई के मुकाम से, जो कि बलूचिस्तान में मौजूद है। तो उस शहर के नाम की मुनासबत से इसे सुई गैस का नाम दिया गया है। समझ आ गया बेटा? पाकिस्तान में बंदरगाहें कहाँ कहाँ वाक़ हैं? हमारा सवाल नंबर 4 क्या है? पाकिस्तान में बंदरगाहें कहाँ कहाँ वाक़ हैं? कहाँ कहाँ वाक़ हैं? जी, पोर्ट कासिम और गवादर कहाँ कहाँ मौजूद हैं?
पोर्ट कासिम और गवादर में बंदरगाहें हैं। सवाल नंबर 5 है, पंजाब किन दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है? ये हमने अभी पढ़ा है कि पंजाब दो लफ्ज़ों पंच और आब से मिलकर बना है। पंच के मायने हैं पाँच और आब के मायने हैं पानी, यानी 5 दरियाओं की सरजमीन। तो पंजाब जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, पंच और आब, जिसका पूरा मायने क्या है? 5 दरियाओं की सरजमीन। समझ आ गया बेटा? जी। सवाल नंबर 6 है, छांगा मांगा के जंगल की क्या इनफरादियत है? यानी क्यों मशहूर है, क्या अहम बात है इसमें? ये इसकी अहम बात क्या है? अभी हमने पढ़ा है जी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मस्नूई जंगल है। मस्नूई जंगल वो होता है जिसे खुद उगाया जाता है, ठीक है, खुद उगाया जाता है। अभी मैंने आपको समझाया है कि ये वो जंगल नहीं है जहाँ पर कुदरती तौर पर यानी अल्लाह की तरफ से यहाँ पर दरख्त लगे हुए हों। ये ऐसा जंगल है जहाँ पर खुद दरख्त लगाए गए हैं, उनकी नशोनुमा की गई है, उनको पानी दिया गया है, उनकी देखभाल की गई है और बड़े बड़े दरख्त उगाए गए हैं। और ये कितने एकड़ पर फैला हुआ है? 12,510 एकड़ पर। कितने एकड़ पे? 12,510 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है और यही इसकी इनफरादियत है। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्योड़ा की शोहरत किस वजह से है? अब ख्योड़ा जैसे ही आप नाम लेंगे तो आपको जहन में आएगा, हो सकता है कि आप उस जगह पर गए भी हों कि वहाँ पर दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है जहाँ से आला किस्म का नमक निकलता है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके क्या मायने हैं? अभी हमने पढ़ा है कि सिंधु किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? संस्कृत का। और इसके क्या मायने हैं? दरिया के। कि सिंधु संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मायने हैं दरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, झील सैफुल मलूक किस सूबे में वाक़ है? अभी हमने अपने सूबे पढ़े हैं तो आपको फ़ौरन जहन में आ गया होगा कि झील सैफुल मलूक कहाँ वाक़ है? सूबा खैबर पख्तूनख्वा। कहाँ पे? सूबा खैबर पख्तूनख्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो किन सूबों में हैं? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा पंजाब में, जी वेरी गुड। और मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है? सूबा सिंध में है। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, झील मंछर और झील सैफुल मलूक किन सूबों में हैं? झील मंछर और झील सैफुल मलूक। जी, फ़ौरन आपके जहन में आया है कि अभी हमने रीडिंग की है कि झील मंछर सूबा सिंध में और झील सैफुल मलूक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में है। समझ आ गया बेटा? जी। अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 38, किताब का सफ़ा नंबर 38 यानी पेज नंबर 38 खोलेंगे। सवाल नंबर 2 है हमारा, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं, यानी गुड का निशान हमने लगाना है। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा है, अभी हमने पढ़ा है, कैसा रकबा है? जी पथरीला। कैसा रकबा है? पथरीला। वेरी गुड। नंबर 2, अजरक का ताल्लुक़ किस सूबे से है? अभी हमने पढ़ा कि अजरक कहाँ पर पाई जाती है, जो कि उस सूबे की एक ख़ास पहचान भी है। वेरी गुड, सिंध। क्या है? सिंध। शाबाश। नेक्स्ट आपका आ गया सफ़ा नंबर 39। सफ़ा नंबर 39 खोलें, पेज नंबर 39। नंबर 3 MCQs है, दर्रे खैबर किस सूबे में वाक़ है? दर्रे खैबर कहाँ है? जी खैबर पख्तूनख्वा। नेक्स्ट है, अंगूर का फल पाकिस्तान के किस सूबे में ज़्यादा होता है? कहाँ हमने पढ़ा था? जी शाबाश, बलूचिस्तान। वेरी गुड। बलूचिस्तान में अंगूर का 90% हिस्सा पैदा होता है, यानी 90% अंगूर बलूचिस्तान में पैदा होता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तेह किया, कब किया था फ़तेह?
712 में। वेरी गुड, 712 में। नेक्स्ट आपका है सवात को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सवात को? पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड। क्या कहा जाता है? पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड। जी, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है, मकली का कब्रिस्तान किस शहर में है? अभी हमने पढ़ा है जी, ठट्ठा। कहाँ पर है? ठट्ठा। वेरी, समझ आ गए बेटा। सवाल नंबर 3 है, दी गई मिसाल के मुताबिक कॉलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कॉलम बे में दिए गए मुकामात से मिलाएं। जैसे कि सबसे पहला है आपका पाकिस्तान का दिल। पहला है आपका पाकिस्तान का दिल। पाकिस्तान का दिल किसे कहा जाता है? लाहौर को। तो आप क्या करेंगे, इसको आपने लाहौर के साथ मिला देना। पाकिस्तान का दिल लाहौर। आप इसको कॉलम जीम में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है पाकिस्तान का मानचेस्टर। पाकिस्तान का मानचेस्टर क्या है? जी, पाकिस्तान का मानचेस्टर है फैसलाबाद। पाकिस्तान का मानचेस्टर क्या है? फैसलाबाद। पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड, अभी हमने पढ़ा है पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड सवात, तो आप इसको सवात से मिला दें। रोशनियों का शहर, क्या कौन सा शहर है? कराची, तो हम इसे कराची के साथ मिला देंगे। नेक्स्ट है पाकिस्तान का गर्म तरीन शहर। गर्म तरीन शहर कौन सा है? जी, सिब्बी। सिब्बी। खेलों का सामान, कहाँ बनता है खेलों का सामान? सियालकोट, तो आप इसे सियालकोट के साथ मिला देंगे। पंखा साजी। पंखा साजी कहाँ पर है? गुजरात में है, तो इसे हम गुजरात के साथ मिला देंगे। फर्नीचर साजी, फर्नीचर आप जानते हैं कि सबसे अच्छा माना जाता है चिन्योट का, तो चिन्योट के साथ मिला देंगे। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी अय्याम, यानी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी अय्याम जहाँ गुजारे उससे वो कहाँ पर थे? ज़ियारत में। ज़ियारत में, तो हम इसे ज़ियारत के साथ मिला देंगे। जी बेटा, समझ आ गया। अब आप सब बच्चे अपनी किताब का सफ़ा नंबर 40, किताब का सफ़ा नंबर 40 खोलें। पेज नंबर 40। सवाल नंबर 4 है, इन लफ्ज़ों और मुहावरों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़े हो जाए। यानी आपने बेटा जुमले बनाने हैं, आपको ये काम PDF फाइल में दिया जा चुका है। तवज्जो से कीजिएगा, बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 5, इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखें। यानी नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनके आपने मुतज़ाद लिखने हैं। जी, पहला लफ्ज़ है आपका कुदरती। हमने अल्फाज मुतज़ाद करने हैं, ठीक है। पहला लफ्ज़ है कुदरती। कुदरती कहते हैं जो एक अल्लाह की तरफ से हमें चीज़ मिलती है, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? मसनूई। मसनूई, ठीक है। नेक्स्ट है खुशहाली। खुशहाली, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? बदहाली। क्या होगा? बदहाली। नेक्स्ट बेटा आपका है ज़रख़ेज़। ज़रख़ेज़, तो इसका होगा बंजर। यानी ज़रख़ेज़ का मतलब वहाँ जहाँ पर काश्त की जा सकती है, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? बंजर। खुश जायका। खुश जायका यानी जिसका बहुत अच्छा जायका होता है उसे हम कहते हैं खुश जायका, तो उसका मुतज़ाद क्या होगा? बद जायका, यानी ऐसी चीज़ जिसका जायका अच्छा ना हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपका है फलक बोस। अभी मैंने आपको बताया फलक आसमान को कहते हैं,
तो फलकबोस आसमान से छूने वाला, बहुत ऊंचा। तो इसका मुतजाद क्या होगा? ज़मीन बोस। क्या होगा? ज़मीन बोस। नेक्स्ट है तरक्की। तरक्की यानी आगे ही आगे बढ़ना, तो इसका मुतजाद क्या होगा? तनज़्ज़ली। क्या होगा? तनज़्ज़ली यानी तरक्की मत नहीं करना, नीचे की तरफ आना। समझ आ गए बेटा? जी, सवाल नंबर 6 देखेंगे। दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करें और उन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखें। अब आपने ध्यान रखना है, जो सही होगा उसके आगे तो आपने गुड का निशान लगा देना है, जो गलत होगा उसके आगे आपने क्रॉस का निशान लगाना है, लेकिन उसके आगे आपने उसका दुरुस्त जो आंसर है वो भी लिखना है। जैसे पहला है बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत पेशावर है, तो आप जानते हैं अभी हमने पढ़ा है कि बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत पेशावर नहीं है, तो हम इसके आगे क्रॉस कर देंगे और आगे हम लिखेंगे कोयटा, यानी हम पेशावर को अंडरलाइन कर देंगे कि पेशावर नहीं है, इसका दुरुस्त जवाब है कोयटा। ठीक है। सिब्बी पाकिस्तान का सबसे गर्म शहर है, दुरुस्त है, तो इसके आगे हम टिक कर देंगे। वेरी गुड। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था, दुरुस्त है ये भी, तो इसके आगे भी हमने दुरुस्त की अलामत लगा देनी है। जी। नंबर 4 है झील सैफुल मलूक सूबा बलूचिस्तान में है, अभी हमने पढ़ा है जी, ये गलत है, तो हम बलूचिस्तान को अंडरलाइन करेंगे कि सूबा बलूचिस्तान में मौजूद नहीं है और आगे हम क्रॉस लगा देंगे और आगे क्या लिखेंगे? खैबर पख्तूनख्वा। क्या लिखेंगे? खैबर पख्तूनख्वा। जी। ठट्ठा सूबा सिंध का कदीम शहर है, दुरुस्त है ये भी, तो इसके आगे हम टिक कर देंगे। दर्रा खैबर सूबा पंजाब में वाक़े है, बिल्कुल नहीं, पंजाब में तो है ही नहीं, तो हम पंजाब को अंडरलाइन करेंगे, क्रॉस की अलामत लगाएंगे और आगे लिखेंगे खैबर पख्तूनख्वा कि दर्रा खैबर कहाँ पर है? खैबर पख्तूनख्वा। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त दी, दुरुस्त है ये भी, इसके आगे टिक कर देंगे। पाकिस्तान का 70% अंगूर बलूचिस्तान में पैदा होता है, गलत है, आप क्रॉस करेंगे और 70 को अंडरलाइन करके 90 कर देंगे, हमने भी पढ़ा है ना, 90% अंगूर पैदा होता है। छांगा मांगा खुद उगाया जाने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा जंगल है, दूसरा नहीं, तो हम क्रॉस लगा देंगे और दूसरे को अंडरलाइन करके आगे क्या लिखेंगे? पहला। क्या लिखेंगे? पहला। वेरी गुड। अब बेटा आप लोग अपनी किताब के सफ़ा नंबर 41 पर आ जाइए, सफ़ा नंबर 41 पर आ जाइए। जी, खोल लिया सफ़ा नंबर 41, पेज नंबर 41। इसका सवाल नंबर 8 है आपका, सवाल नंबर 8, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। जी बेटा, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हमें वाहिद जमा और जमा वाहिद दोनों चीज़ें पूछी जाएं तो हमने इसके 4 कॉलम्स बनाने होते हैं, वाहिद जमा और जमा वाहिद। ठीक है, इस तरह से हमारे कॉलम बनते हैं। अब सबसे पहला लफ्ज़ है मुल्क, मुमालिक, वतन, ओतान। ठीक है। नेक्स्ट आपका है वर्ड मुकाम, यानी मुकाम का क्या होगा? मुकामात। नेक्स्ट आपका आ गया बागात, तो ये हमारा जमा है तो ये जमा में आ जाएगा बागात और हम इसकी वाहिद लिखेंगे बा। अय्याम, यौम और मनासिर का वाहिद आ जाएगा मंजर। समझ आ गया बेटा? जी। नेक्स्ट हमारा सवाल है अराब लगाएं। बेटा ये मैं आपको हर चैप्टर में बताती हूँ, हर सबक में बताती हूँ कि जब हम अराब लगाते हैं तो जो हमारे बोलने का अंदाज़ है वो
हम उसको ज़ेर ज़बर पेश जैसे बोलते हैं उसी तरह से हमने उसको लिखना होता है। तो सबसे पहला लफ्ज़ है हमारा वतन। क्या लफ्ज़ है? वतन। तो आपके ज़हन में आया वाव के ऊपर ज़बर, तो ए के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर जज़म, तो ये बन गया वतन। नेक्स्ट आपका है संस्कृत। सन सिक सन सिक रत। देखिए मैंने जैसे बोला मैंने वैसे वैसे अराब लगाए हैं। सीन के ऊपर ज़बर, नून के ऊपर जज़म, सीन के नीचे ज़ेर, काफ के ऊपर जज़म, रे के ऊपर ज़बर और ते के ऊपर जज़म। सीन ज़बर नून सन, सीन ज़ेर काफ सिक, सन सिक, रे ज़बर ते रत, सन सिक रत। नेक्स्ट आपका वर्ड है मेयार। मीम के ऊपर ज़बर, आइन के ऊपर जज़म, ये के ऊपर ज़बर और रे के ऊपर जज़म। ठीक है, ये आपका हो गया मेयार। सन्नत। स्वाद के ऊपर ज़बर, नून, सन, आइन के ऊपर ज़बर और ते, सनअत। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिसाल। मिसाल। मीम के नीचे ज़ेर, से के ऊपर ज़बर और लाम के ऊपर जज़म, तो ये हो गया मिसाल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लिबास। लिबास। लाम के नीचे ज़ेर, बे के ऊपर ज़बर और सीन के ऊपर जज़म, लिबास। समझ आ गया बेटा? अब आप देख सकते हैं कि आपका इससे अगला सवाल है कि कुछ अल्फाज हमारे होते हैं मुतशाबा अल्फाज, यानी ऐसे अल्फाज जो कि बोलने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन वो लिखने में मुख्तलिफ होते हैं, लिखने में भी मुख्तलिफ होते हैं और उनके मायने भी मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जैसे मैं यहाँ पर अभी लिखूँगी आप अल्फाज मायने, यानी कुछ अल्फाज हैं जैसे कि आपकी किताब में मौजूद हैं तारक, ठीक है। उसके बाद आपका अगला लफ्ज़ है हामी और कमर, ठीक है। आपका डंडे वाले काफ से कमर, ये अल्फाज आपकी किताब में मौजूद हैं। हमने अब सबसे पहले इसके मायने देखे। तो तारक के मायने हैं छोड़ने वाला। तारक के मायने क्या है? छोड़ने वाला, यानी अलग कर देने वाला। हामी हमायत करने वाला, हामी का मतलब है हमायत करने वाला। और कमर, कमर के मायने है हमारी पीठ, हमारी पुश्त। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर पुश्त या पीठ, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि इससे मिलते जुलते कुछ अल्फाज भी हैं। ये तो वो अल्फाज हो गए ना कि जो हमने हमारी किताब में मौजूद हैं। अब कुछ अल्फाज जो कि बोलने में सेम इसी तरह के हैं, तो हम वो सबसे पहले तो हम ऊपर लिखेंगे मुतशाबा। मुतशाबा अल्फाज। अब वो मुतशाबा अल्फाज कौन से हैं? जैसे तारक, तो हम एक लफ्ज़ और बोलते हैं तारक जो कि तोए से है, वो ते से है और ये तोए से है। यहाँ पर डंडे वाला काफ है और यहाँ पर नुक्तों वाला काफ है। दूसरा हमारा हामी है, तो हम हामी इस तरह भी लिखते हैं, ये हे और ये गोल हे से है, तो हम इस तरह से भी हामी लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कमर, जो अभी हमने बताया पुश्त या पीठ होती है, और एक हम कमर इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है। अब इनके मायने हमने लिखने हैं। अब देखिए ये बोलने में एक जैसे हैं, तारक तारक, हामी हामी, कमर कमर, लेकिन इनके मायने बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब वो मायने क्या है कि इस तारक का मतलब था छोड़ने वाला और इस तारक का मतलब है सुबह का तारा, सुबह का तारा। हामी का मतलब है हमायत करने वाला और इस हामी का मतलब है रज़ामंदी, यानी राज़ी हो जाना, मान जाना किसी बात के लिए, ठीक है।
इस कमर का मतलब है पुष्ट, पीठ, और इस कमर का मतलब क्या है? चांद, यानी हम चांद को कमर भी कहते हैं। समझ आ गया बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सबक आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, लेकिन अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई और आप पूछना चाहते हैं तो आपके इस वीडियो के आखिर में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।